किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में कभी भी हाथों की लकीरों पे विश्वास करके मेहनत करना छोड़ मत देना मेरे दोस्त, क्योंकि किस्मत उनकी भी बदलती है जिनकी हाथें ही नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, आज का वीडियो है जनरल अवेयरनेस का, जिसका पार्ट नंबर 4 है। दोस्तों, यह आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बताइए दोस्तों, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हमारा ऑप्शन ए है Na2SO4 इंटू 10H2O, ऑप्शन बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है Ca इंटू OH का होल टू एस, ऑप्शन डी है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो दोस्तों बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि हम धोवन सोडा के बारे में बात करें तो धोवन सोडा मुख्यतः सोडियम कार्बोनेट होता है। यह कठोर जल को मृदु बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। दोस्तों, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम आबंधों के साथ अभिक्रिया करके अपमार्जक को होता है उसके कार्य करने लायक बनाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? तो बताइए दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? हमारा ऑप्शन ए है गैलिक अम्ल, ऑप्शन बी है पिक्रिक अम्ल, और ऑप्शन सी है म्यूरिएटिक अम्ल, और ऑप्शन डी है क्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा म्यूरिएटिक अम्ल, यानी ऑप्शन सी। दोस्तों, म्यूरिएटिक अम्ल को बात करें तो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है रॉक सॉल्ट और ग्रीन विक्टोरियल से प्राप्त होता है, जिसके कारण इसे म्यूरिएटिक एसिड के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, HCl प्राकृतिक रूप से गैस्ट्रिक एसिड में पाया जाता है। यदि आपका कहीं क्वेश्चन आए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं दोस्तों, गैस्ट्रिक एसिड यानी गैस्ट्रिक अम्ल में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंचनजंगा पार्क कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, कंचनजंगा जो है कि राष्ट्रीय पार्क है, वो कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है सिक्किम, और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है सिक्किम में स्थित है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि इसके बारे में हम कुछ बातें जान लें तो कंचनजंगा पार्क जो सिक्किम में स्थित है, इसका नामकरण कंचनजंगा पर्वत के नाम पर किया गया है। दोस्तों, यह जो है पार्क कस्तूरी मृग और हिमालयन बकरी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ कंचनजंगा पर्वत की बात आई है तो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है तथा इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो बताइए दोस्तों, भारत का जो जीवमंडल है रिजर्व जो नंदा देवी है, वह किस राज्य में स्थित है? हमारा ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है मेघालय, और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नंदा देवी रिजर्व जो है जीवमंडल, वो उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों, यदि इसके बारे में यदि हम और कुछ जानें तो दोस्तों, यह नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड के नंदा देवी के चोटी के चारों ओर स्थित है। दोस्तों, यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों, इसे और कुछ जानें तो इसे यूनेस्को द्वारा 1988 ईस्वी में विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैविक विविधता पर महासभा 2012 में कहाँ हुई थी? तो बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है मॉन्ट्रियल, ऑप्शन बी है
हैदराबाद, ऑप्शन सी है वियना और ऑप्शन डी है रॉटरडम। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर बी यानी हैदराबाद हो जाएगा। यानी पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैविक विविधता पर सभा 2012 में हैदराबाद में हुई थी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो समझ में आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर करना ना भूलें। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। तो बताइए दोस्तों किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। हमारा ऑप्शन ए है परिलेखा हल चालन द्वारा, ऑप्शन बी है खेती की खाद का प्रयोग करके, ऑप्शन सी है पेड़ लगाकर और ऑप्शन डी है फसल आवर्तन द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम पेड़ लगाकर किया जा सकता है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेड़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह ऊंचे तथा तटीय क्षेत्र में मृदा की जो जड़ें मृदा को होती है वो अपनी जड़ों द्वारा पकड़ी होती है, जिसके कारण वहाँ पे कि मृदा का कटाव नहीं हो पाता है और मृदा अपरदन होने से रुक जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी बताइए दोस्तों। हमारा ऑप्शन ए है बरौनी में, ऑप्शन बी है विशाखापत्तनम में, ऑप्शन सी है डिगबोई में और ऑप्शन डी है मुंबई में। तो बताइए दोस्तों कहाँ पे स्थापित की गई थी भारत की पहली परिष्करणशाला। तो दोस्तों भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला डिगबोई में स्थापित की गई थी, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हम इसके बारे में और कुछ विस्तार से जानें तो दोस्तों यह भारत के असम के तिनसुकिया जिले में स्थित डिगबोई तेल परिसंधान संयंत्र है, जो कि केवल भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना संयंत्र है। दोस्तों यदि हम इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में की गई थी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये सब जो हम इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं उसे याद रखिएगा और आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में ये सब पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सा है। तो बताइए दोस्तों बीकन प्रकाश के रूप में प्रयोग होने वाला कौन सी निष्क्रिय गैस है। हमारा ऑप्शन ए है क्रिप्टॉन, ऑप्शन बी है आर्गन, ऑप्शन सी है हीलियम और ऑप्शन डी है नियॉन। तो बताइए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है बीकन प्रकाश के रूप में। तो दोस्तों यानी नियॉन का प्रयोग बीकन प्रकाश के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों इसके बारे में और कुछ हम जानें तो नियॉन जो है गैस है जो कि अक्रिय गैस है, जिसे आदर्श गैस भी कहा जाता है। दोस्तों इसका प्रयोग बत्तियों और विज्ञापन पटों को चमकदार बनाने में किया जाता है, क्योंकि यह अधिक दूरी से भी नियॉन द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश होता है उसे देखा जा सकता है। दोस्तों नियॉन की एक और खासियत है कि यह धुंध और कोहरे की भेदने की क्षमता इसके अंदर होती है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बताइए दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। हमारा ऑप्शन है दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम यानी ए है सोडियम कार्बोनेट, यानी बी है ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है सोडियम नाइट्रेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हम इसके बारे में फार्मूला की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह एक प्रकार का रासायनिक किण्वन कारक होता है, अर्थात इसका उपयोग केक को फुलाने में तथा बेकरी आदि लोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले के मूल्य में सर्वोच्चता है, यानी कौन सी मसाला का मूल्य में सर्वोच्च है? तो बताइए दोस्तों। हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों मिर्च, ऑप्शन बी है सूखी लाल मिर्च, ऑप्शन सी है हल्दी और ऑप्शन डी है इलायची। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सूखी लाल मिर्च, यानी कि भारत के निर्यात मद के रूप में कौन यानी सर्वोच्च मूल्य जो होती है वह सूखी लाल मिर्च की होती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बताइए दोस्तों, भारत की जो 14 प्रमुख बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? हमारा ऑप्शन ए है 1967, ऑप्शन बी है 1968, ऑप्शन सी है 1969 और ऑप्शन डी है 1971। तो बताइए दोस्तों, भारत में जो 14 प्रमुख बैंक थी उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही, यानी 1969 ईस्वी में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया होता है या किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर किसके द्वारा जारी किया जाता है? हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है भारत सरकार। तो बताइए दोस्तों, जो होता है भारत में जो 1 रुपये का नोट होता है वह भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिक को संबंधित करता है? तो बताइए दोस्तों, जो शताब्दी एक्सप्रेस है वह किसकी जो होती है जन्मदिन के अवसर पे चलाया गया था, यानी शतवार्षिक को संबोधित करता है? हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी है भारत का स्वतंत्रता युद्ध और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी जन्मदिन को यानी उनकी शतवार्षिक को संबोधित करता है। दोस्तों यदि इसके बारे में और कुछ हम विस्तार से जाने तो दोस्तों प्रथम शताब्दी रेलगाड़ी 1988 ईस्वी में चलाई गई थी। दोस्तों उस समय जो रेल मंत्री थे वह माधवराव सिंधिया थे, जिन्होंने जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस रेलगाड़ी का उद्घाटन किया था। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि यह 1988 ईस्वी में पहली बार शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है? तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रबी फसल कहते किसको हैं। दोस्तों रबी फसल से तात्पर्य है कि वैसा फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है और बसंत ऋतु में काट ली जाती है, उसे हम रबी फसल कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, इन लोगों में से ऐसा कौन सा फसल है जो शीत ऋतु में बोया जाता है और बसंत ऋतु में काट ली जाती है? हमारा ऑप्शन ए है सरसों, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है गेहूँ और ऑप्शन डी है चना। तो दोस्तों क्वेश्चन में देखिए बोला है कि रबी फसल नहीं है, यानी कि जो शीत ऋतु में नहीं बोया जाता हो और वसंत ऋतु में भी नहीं काटा जाता हो। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चावल, यानी यह एक खरीफ फसल का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो बताइए दोस्तों, कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा कोलकाता और दिल्ली जुड़े हुए हैं? हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों NH
NH1 और ऑप्शन बी है NH2, ऑप्शन सी है NH9 और ऑप्शन डी है NH6। तो दोस्तों कोलकाता और दिल्ली जो है वह NH2 राजमार्ग संख्या यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के द्वारा जुड़ी हुई है। दोस्तों यदि हम इसके बारे में और विस्तार से बात करें तो दोस्तों दिल्ली कोलकाता रोड के नाम से भी NH2 जो होता है उसे जाना जाता है। दोस्तों यह राजमार्ग दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो बताइए दोस्तों भारत का जो होता है सबसे सूखा भाग कौन सा है? हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो होता है भारत का सबसे सूखा भाग में आता है पश्चिमी राजस्थान, यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों भारत में पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर सबसे सूखा क्षेत्र है जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दोस्तों इसका कारण यह है कि बंगाल की जो खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाओं होती है उससे अत्यधिक यह दूरी होती है। साथ ही एक और कारण दोस्तों, और अत्यधिक इसमें उपोष्ण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण भी यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो बताइए दोस्तों मुंबई हाई किससे संबंधित है? हमारा ऑप्शन ए है इस्पात, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम और ऑप्शन सी है मकबरा और ऑप्शन डी है जूट। तो बताइए दोस्तों मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई हाई का संबंध पेट्रोलियम पदार्थ से है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों यदि मुंबई के बारे में और कुछ और विस्तार से जानें तो दोस्तो62 मुंबई हाई जो समुद्र तट से लगभग 75 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक तेल क्षेत्र है जो समुद्र से 162 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों इसकी संचालन की बात करें तो इसकी संचालन भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस द्वारा किया जाता है, यानी ONGC द्वारा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की 10वीं मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया गया? तो बताइए दोस्तों भारत की 10वीं मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया गया? हमारा ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1957 और ऑप्शन डी है 1958। तो बताइए दोस्तों भारत में 10वीं मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1957, यानी भारत में 10वीं मुद्रा प्रणाली की शुरुआत 1957 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों इसके बारे में और कुछ हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों 1 अप्रैल 1957 को भारत सरकार ने रुपया आना और जो पाइड सिस्टम को डेसिमल और करेंसी में परिवर्तित कर दिया। दोस्तों भारत सरकार ने 1957 और 1964 ईस्वी के बीच जो ढाले गए सिक्के रहते थे उनमें अंतर देखने के लिए न्यू पैसा शब्द का प्रयोग किया था। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो बताइए दोस्तों किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा हीरा, ऑप्शन बी हो जाएगा टेलीविज़न, ऑप्शन सी हो जाएगा कंप्यूटर और ऑप्शन डी हो जाएगा चावल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हीरा, यानी इस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है। दोस्तों यदि हम इसके बारे में कुछ और जानना चाहें तो दोस्तों अर्थशास्त्र के जो एडम स्मिथ थे उनके अनुसार दोस्तों विनिमय की दृष्टि से जल का मूल्य नहीं है लेकिन उपयोग की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण संसाधन है। जबकि उसी प्रकार से दोस्तों
हीरा का उपयोग की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह विनिमय की दृष्टि से अधिक मूल्यवान है। अर्थात यह दोनों एक दूसरे का विरोधाभास प्रकट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का जो होता है वह लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कुल कितना क्षेत्र वन भूमि है? तो बताइए दोस्तों, भारत का कुल कितना क्षेत्र पर वन भूमि है? हमारा ऑप्शन ए है 20%, हमारा ऑप्शन बी है 23%, ऑप्शन डी है 26% और ऑप्शन डी है 28%। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी भारत का कुल 23% भाग पर वन भूमि है। दोस्तों, यदि हम वन क्षेत्र की बात करें तो वन क्षेत्र से यहाँ तात्पर्य है प्राकृतिक वन क्षेत्र या रोपे गए वन क्षेत्रों में से है, जिसमें पेड़ों की ऊंचाई कम से कम 5 मीटर होनी चाहिए, चाहे वह क्षेत्र उत्पादक हो या नहीं हो। दोस्तों, ऐसे क्षेत्रों में वृक्षारोपण के अलावा कृषि से उत्पादित संबंधित कार्यों को नहीं अनुमति दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।